हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 और आपका मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में तहे दिल से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमने पीछे जो टॉपिक छोड़ दिया था ना, उसी टॉपिक के अब आगे हम बात करेंगे। तो हमने कहाँ तक चला गया था? देखो यार, जब भी पढ़ते हैं ना अपन, जब भी पढ़ते हैं तो मतलब उसके अंदर खोना है, हमें उसके अंदर खोना है। कैसे कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857। तो खुद को वहीं पर कंक्लूड कर लो कि यार हम रिवॉल्यूशनरी हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? देखना, फिल्म की तरह देखना, बड़ा मजा आएगा भाई साहब, मजा आने वाला है, खतरनाक वाला मजा आने वाला है। देखते हैं। देखो, कुछ नहीं करना। हमने कहाँ तक आ गए थे कि भाई एक मेरठ के अंदर क्या थी? मेरठ के अंदर एक कैवलरी थी, ठीक है। ये कैवलरी क्या कर रही थी? ये दिल्ली के लिए चल पड़ी थी। कहाँ के लिए चल पड़ी थी? दिल्ली के लिए। अब दिल्ली के लिए जा रही थी ना ये पूरी की पूरी कैवलरी। अब घुड़सवार थे, अब दिल्ली के लिए नहीं जाते तो वहीं सप्रेस हो जाता, इसलिए ये कहाँ चल रहे थे? दिल्ली। अब ये दिल्ली ही क्यों जा रहे थे? ये बात भी सही है। अब दिल्ली इसलिए जा रहे थे क्योंकि उस टाइम पर जो अपना 1857 था ना, उस टाइम पर क्या था? दिल्ली क्या था? एक कॉमन पॉइंट था अपना। क्या था? कॉमन पॉइंट था। और पूरी कैवलरी कहाँ चल रही थी? दिल्ली की तरफ। अब दिल्ली में कौन बैठे थे अपने? दिल्ली में बैठे थे अपने बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये भाई साहब बैठे थे कहाँ? दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब भाई साहब इनके पास गए सारे के सारे मेरठ के। अब मेरठ के जितने भी ये सैनिक थे ना, इन्हें किसकी जरूरत थी इस टाइम पर? किस चीज की जरूरत थी इस टाइम पर? उन्हें एक अच्छे लीडर की जरूरत थी, क्योंकि इनके पास लीडर नहीं था। ये रिवोल्ट तो करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, लेकिन क्या नहीं था इनके पास? ये एक सेपोई इम्यूनिटी थी। कौन सी इम्यूनिटी थी? सेपोई की, मतलब सैनिक विद्रोह था एक ओनली। तो इसको बदलना किसके अंदर था? एक बड़े रिवोल्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या चाहिए? कोई लीडर होना चाहिए इनका। तो अब वो लीडर की तलाश में कहाँ निकल पड़े? दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अब भाई साहब दिल्ली में कौन बैठे थे? बहादुर शाह जफर। और दिल्ली की जितनी भी मिलिट्री थी वो पूरी तरह परेशान थी। किससे? अंग्रेजों से। तो उसने इनका साथ दिया और इसके अंदर मिल गई। और फिर इन्होंने कहा बहादुर शाह जफर को कि यार हमारा लीडर बन जाओ। आप क्या बन जाओ? लीडर बन जाओ। बहादुर शाह जफर बिल्कुल भी तैयार नहीं था, सोचने लग गया कि यार लीडर बन गए तो क्या क्या होगा हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, लीडर तो मैं बन जाऊंगा, अगर आप इतना ही वो कर रहे हो तो देख लेना, फिर संभाल लोगे ना। तो इन्होंने कहा कि भाई देखेंगे आगे की, आगे देखी जाएगी, लेकिन आप एक बार क्या करो, रिवोल्ट का लीडर बनो। अब भाई साहब इतना सस्पेंशन क्यों था कि भाई ये रिवोल्ट में लीडर नहीं बनना चाहते थे, या फिर इनको रिवोल्ट बनाना एक कह सकते कि मास्टर स्ट्रोक भी था और एक ड्रॉबैक भी था इस रिवोल्ट का। इस रिवोल्ट का ड्रॉबैक कैसे था और मास्टर स्ट्रोक कैसे था, वो समझते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि ये दिल्ली के क्या थे? सुल्तान थे। अब इन्हें ही लीडर क्यों चुना जा रहा था? क्योंकि ये माना जाता था कि जो अपना मुगल एम्पायर है ना, वो पिछले कुछ सालों से पिछले कुछ सेंचुरी से क्या कर रहा था? भारत के अंदर क्या कर रहा था? राज कर रहा था। तो वो मानते थे कि जितना भी जो मुगल एम्परर है, ये साम्राज्य है, एम्पायर है, इसके अंदर क्या है? पॉलिटिकल यूनिटी है। अगर ये कहेंगे ना कि यार तुम लोग हमारे साथ आओ, तुम लोग हमारे साथ आओ, तो हो सकता है कि रिवोल्ट क्या ले ले, बड़ी जगह ले ले। इसलिए ये क्या बन गया? मास्टर स्ट्रोक तो साबित हो रहा था, लेकिन ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक था लीडरशिप की प्रॉब्लम। भाई साहब 80 साल के थे। कितने साल के? बिल्कुल बूढ़े। अब भाई साहब इतने बूढ़े इंसान जिनकी उम्र क्या है? पोते पोती खिलाने की उम्र है 80 साल। उस उम्र में भाई साहब से लड़ाई युद्ध करवा रहे हो आप लोग। देखो, मतलब होना ही तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब भाई साहब जैसे तैसे, दूसरी चीज, इतना खतरनाक वो भी नहीं था कि भाई भी इसका कुछ वो चलता हो, साम्राज्य चलता हो, कुछ नहीं था इसके पास, ज्यादा खतरनाक लीडर नहीं था। अब इन चीजों से क्या आ गई? दिक्कत आ गई भाई साहब। दिक्कत क्या थी कि रिवोल्ट में लीडर तो बना दिया बहादुर शाह जफर को हमने, ठीक है, और ये कैवलरी भी कहाँ आ चुकी थी? दिल्ली के अंदर आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही अब अंग्रेज चुपचाप बैठने वाले थे क्या? इतने शरीफ तो नहीं थे ना अंग्रेज। तो अंग्रेज का एक लीडर था, अंग्रेज के लीडर थे जिनका नाम था साइमन फेजर। साइमन फेजर यहाँ पर क्या थे? इस टाइम पे मिलिट्री को संभाल रहे थे। अब साइमन फेजर ने भाई साहब क्या किया? इन रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की। पर भाई साहब अब इंडिया वालों की क्या थी? इंडिया वाले पूरी तरह से क्या कहते हैं, जोश में थे। और भाई साहब इंडिया वालों ने क्या किया? उड़ा दिया इसको। क्या कर दिया?
उड़ा दिया साइमन फ्रेजर को। जैसे ही इसको उड़ाया तो भाई साहब एक और लेफ्टिनेंट थे यहाँ के ही दिल्ली के अंदर जो काम कर रहे थे, उनका नाम है लेफ्टिनेंट LEI, स्पेलिंग देख लेना भाई, लेफ्टिनेंट और विलगुएला। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट विलगुएला। ये भाई साहब बैठे थे। ये भाई साहब बोले ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, इंडियंस का कुछ नहीं चलेगा, यहाँ ब्रिटिश का रूल चलेगा। तो बोले तू भी आ जा यार, तेरे को भी धर किसी हाथ ले ही लेते हैं। इसको भी क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब भाई खतरनाक पूरा का पूरा रिवोल्ट है ना, ये एक सेपरेट इम्यूनिटी से रिवोल्ट के अंदर बदल गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया था। रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। अब पिक्चर देखो आगे क्या क्या होता है। अब भाई साहब जैसे ही इसको क्या बनाया, लीडर बना दिया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया। बहादुर शाह जफर सोचा कि यार लीडर तो बन ही गए, अब क्यों ना कुछ कर भी ले, धमाल भी करके दिखा दे इनको, थोड़ा लीडरशिप भी दिखाए अपनी। तो इनके पास क्या था, मौका था। इन्होंने सभी जितने भी प्रोविंस थे उनके किंग को या फिर उनके जो सूबेदार थे उनको क्या कर दिया, सबको भेज दिया कि भाई आ जाओ, अगर तुम हमारा साथ दोगे ना तो हम अंग्रेजों से पूरी तरह से क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये अंग्रेजों का जो हमारे ऊपर वो चल रहा है ना, ये दोष वगैरह जमा रहे हैं हमारे ऊपर, इन सबको हम हटा सकते हैं। किसने कहा? भाई साहब ने कहा। अब सभी लोग भाई साहब जहां जहां प्रॉब्लम हो रही थी वो लोग तो साथ आएंगे। तो इसका जो दिल्ली का जो रिवोल्ट फैल रहा था ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके साथ 6 या 7 क्या थे, स्टॉर्म सेंटर थे। स्टॉर्म सेंटर का मतलब जहां से तो बस मतलब होना ही था भाई, अब तो कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे। ऐसे स्टेट थे, ऐसी प्रोविंस थे जिनके अंदर से क्या हो रहा था, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर दी थी अंग्रेजों ने, और वो पूरी तरह से इस रिवोल्ट के अंदर शामिल हुए थे। तो हम उनको देखने वाले हैं। तो तुम्हें ये समझ में आया कि बहादुर शाह जफर का क्या हो रहा था, इनका क्या हो रहा था, कैसे करके ये मेरठ से दिल्ली क्यों आए, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें हमारे समझ में आ गई। हाँ तो भाई अब अपन आते हैं कि भाई साहब स्टॉर्म सेंटर कौन कौन से थे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा बनेगा, मैं इधर लिख देता हूँ स्टॉर्म सेंटर कहाँ लिखे। हाँ तो यहाँ देखो स्टॉर्म सेंटर। अब क्या थे, स्टॉर्म सेंटर की बात आ गई थी कि स्टॉर्म सेंटर ये भी नहीं चल रहा यार। स्टॉर्म सेंटर कहाँ कहाँ थे, ठीक है। तो स्टॉर्म सेंटर कौन कौन से थे, देखो भाई झांसी वाली रानी के बारे में तो खूब सुना होगा तुमने। किससे परेशान थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर उसके बाद झांसी, दूसरा लखनऊ, तीसरा बरेली, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ऐसा कुछ होता है ना। तो तीसरा कौन सा था, बरेली। चौथा कौन था, आरा। पांचवा कौन था, जल्दी जल्दी बता दो यार, कौन कौन से, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, आरा हो गया, और क्या था इसके अंदर, चलो देख के बताओ जल्दी से। और कौन कौन शामिल थे स्टॉर्म सेंटर के अंदर, इसके अंदर एक था फैजाबाद, और एक था कानपुर। तो भाई साहब ये हॉट स्पॉट थे, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग सेंटर थे किसके, इसके। और दिल्ली तो है ही अपना, ठीक है, दिल्ली तो है ही अपना। अब ये क्या था, स्ट्रॉन्ग सेंटर थे किसके, इस पूरे रिवोल्ट के। झांसी, लखनऊ, बरेली, आरा और फैजाबाद और कानपुर और दिल्ली। भाई साहब इतना खतरनाक रिवोल्ट हुआ ना, अब मतलब जान आ चुकी थी इस रिवोल्ट के अंदर। अब तो तोड़फोड़ कर देंगे, अंग्रेजों को भगा ही देंगे। पर दिक्कत, कहते हैं ना कि जहां कुछ होने लगता है ना वहां दिक्कत हो ही जाती है। लेकिन पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब स्टॉर्म सेंटर के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं बरेली के अंदर। बरेली के बाजार में झुमका पड़ा है, उसको उठा ले, ठीक है। तो बरेली में कौन थे, बरेली के अंदर एक इंसान थे बहुत ही खतरनाक, जिनका नाम था सुबत खान, सुबत भगत खान, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। ये बंदा आर्मी के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर 30 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर से कार्य कर रहा था ये भाई साहब।
30-40 साल से क्या कर रहे थे, मिलिट्री के अंदर काम कर रहे थे। अब मिलिट्री के अंदर इतने दिन से काम कर रहे थे तो पता था इन्हें सब कुछ कि कैसे कैसे अंग्रेजों का क्या क्या चालाकी होता है। इन्होंने बहुत सारे इंडो अफगानो वार हुए थे ना, जो ब्रिटिश ने अफगानों के साथ लड़ाई की थी, भाई साहब ने किए थे सारे वार, इस भाई साहब ने किए थे, सुबत भगत खान ने। और ये कौन थे, वहां के मिलिट्री के लीडर थे, कहाँ के बरेली के। बरेली की बात चल रही, याद रखना, झुमका वहीं गिरा था यार, ये चल ही नहीं रहा तुम्हारा, तो आप ओरली ज्यादा सुनेंगे इस लेक्चर को, ओरली थोड़ा, वैसे ओरली ही है पूरा चैप्टर भी। तो हम कहाँ थे, बरेली में। अब बरेली के अंदर कौन था, सुबत भगत खान। ये भाई साहब ऐसे लीडर थे, बहुत ही शानदार लीडर थे। इन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं रिवोल्ट के अंदर। अब तो बस मतलब चाहिए, ये गलत बात है यार, वो आपने सबसे पहले मिलिट्री कोचेस पढ़ा था ना, तो वो वाला दिक्कत हो रही थी इनको भी। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली आ गए ये भी, और रिवोल्ट के अंदर क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। अब जैसे रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया तो ये भाई साहब सोचते हैं, ये भाई साहब बहादुर शाह जफर, ये सोचते हैं कि यार हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। अब मैं थोड़ा किंग वगैरह बन गया, मतलब तगड़ा वो बन गया, लीडर बन गया हूँ रिवोल्ट का, अब क्या करूं, मेरा एक दरबार होना चाहिए। तो इसने एक दरबार स्थापित किया, इस्टेब्लिशमेंट किया एक दरबार का अभी। तो इस दरबार में क्या थे, इसके अंदर 10 क्या थे, इस दरबार के अंदर 10 जो मेन कोर्टियर होते हैं ना, जो जिनको वो करते हैं, दरबारी होते हैं, इधर भाई मंत्रिमंडल होता है, वो वाला सिस्टम था। 10 आदमी, जिसमें से क्या थे, 6 तो मिलिट्री मैन थे प्लस 4 सिविलियन थे। क्या थे, 6 मिलिट्री मैन प्लस 4 सिविलियन। अब 6 मिलिट्री मैन में से कौन था, एक सुबत भगत खान भी था। अब सुबत भगत खान था एक उनमें से। अब भाई साहब ये क्या बन गए, इसके जनरल, इस पूरी के क्या बन गए, जनरल बन गए। इसके लीडर बन गए कौन, सुबत भगत खान। और इधर 4 सिविलियन थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मतलब चला कौन रहा था पूरे, इसको समझना थोड़ा सा, इस पूरे रिवोल्ट को चला कौन रहा था, ये भाई साहब सुबत भगत खान। ये भाई साहब चुपचाप नाम का लीडर था, ये लीडरशिप कौन कर रहा था, सुबत भगत खान, ये लीडरशिप कर रहे थे। तो भाई साहब पूरी लीडरशिप बहुत ही जोरों शोरों से चली, बहुत ही शानदार चल रहा था। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पूरे प्रीपेक्स को, इसका जो रिवोल्ट कैसे कैसे फैला, उस चीजों को बताना होता है अपने को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बरेली के अंदर अपन थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बरेली को अगले क्लास के अंदर कवर करेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो यार अपलोड करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगले में हम लेक्चर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रिवोल्ट स्प्रीड हुआ, कौन कौन से मेन जो स्टॉर्म सेंटर थे रिवोल्ट के, वो पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना भाई लोगों, और इसको इतना जगह फैला दो ना, मतलब आग लगा दो, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, और आप यही बने रहिएगा, वरना मूवी मिस हो जाती है ना, कहते हैं ना सस्पेंस आने वाला है अगले अपने एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच।